हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को जाना था, चुंबक में यह किस प्रकार से होता है, तथा अब हम जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह क्या है, पिछले जब हम लोग द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, आवेश जब पढ़ रहे थे, तो उसमें भी था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सेम स्थिति यहाँ भी है। इसकी भी दो स्थिति होती है, एक होती है अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को गाउस की 10A स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति को गाउस की 10B स्थिति भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए, अक्षीय स्थिति क्या होती है, सभी को मालूम है। अक्षीय स्थिति होती है जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है, तो उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव अगर होता तो हम लोग जब हमें चुंबकीय क्षेत्र के जगह में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बोला जाता, तो हम लोग क्या कहते, जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। या विभव होता तो यहाँ पे विभव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर होता है, तो उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। विद्यार्थी, यहाँ पे सभी का डेफिनेशन एक ही जैसा है, बस चेंज कहाँ पे हो रहा है उसे ध्यान में रखेंगे। इसे क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति को गाउस की 10A स्थिति भी कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें चित्र कैसे रहेगा। तो मान लो Na से एक दंड चुंबक है। देखिए, ये क्या है, एक दंड चुंबक है जिसका ये वाला N ध्रुव है और ये वाला S ध्रुव है। ये बिंदुदार ध्रुव है। ठीक, तो मान लो NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई है ना, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L है। चुंबक के मध्य बिंदु O से, चुंबक का मध्य बिंदु कितना, कौन सा है, O। ठीक, चुंबक के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है। ये दूरी कितना है, ये है D। ठीक, चुंबक के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें क्या ज्ञात करनी है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बन जाएगा। मान लो NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक, अब हम जानते हैं अब क्या करना होता है। अब तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग लिखते हैं N ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लेते हैं B1 =
μ0/4 m अपान यहाँ से यहाँ की दूरी np का वर्ग। ठीक, इसे लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब np का मान निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा np इज इक्वल टू OP माइनस ON। NP इज इक्वल टू OP, चित्र में देखिए समझिए, OP माइनस ON। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हम लोग इतना को घटा देंगे ON को, तो NP की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो OP कितना है? OP है D और ON है यहाँ, ये 2L है, तो आधा कितना हो जाएगा? 2L का आधा L, OD माइनस L। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास B1 इज इक्वल टू μ0/4 इंटू m/d माइनस L पूरे का वर्ग। ठीक, और इसकी दिशा कैसी होगी? NP दिशा में, NP दिशा में। ठीक, तो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब इसी का प्रकार एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा हमारे पास B2 इज इक्वल टू μ0/4 m इंटू SP का वर्ग। तो SP चित्र से हम लोग निकालेंगे, तो SP इज इक्वल टू आ जाएगा O से लेके P, चित्र देखिए, O से लेके P प्लस OS का एडिशन, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास OP कितना है? OP है D और OS कितना है? OS है हमारे पास L। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास B2 इज इक्वल टू आ जाएगा μ0/4 m इंटू D प्लस L पूरे का वर्ग। और इसकी दिशा कैसी होगी? PS दिशा में। मुझे लगता है ये सभी से बन जाना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऐसे इसे हमने कई बार अभ्यास किया है। ठीक है, तो ये सभी से बन जाना चाहिए। तो अब देखिए, B1 और B2 की दिशा क्या है? विपरीत दिशा में है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता सभी को मालूम है ना? B1 माइनस B2 लिखेंगे। B1 और B2 की दिशा क्या है? आपस में विपरीत दिशा में है। B1 और B2 की दिशा विपरीत है, अतः और देखिए, B1 क्या है? बड़ा है। B2 क्या है? छोटा है। B1 क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें D से माइनस L है ना? B1 में क्या है? देखिए, B1 में क्या है? D माइनस L है, तो ये वैल्यू घटेगा। ये वैल्यू घटेगा तो क्या है? B1 क्या है? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती से क्या है? दोनों के मध्य में संबंध है। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? B2 क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक, तो B1 बड़ा है, B2 छोटा है, तो हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ जाएगा हमारे पास B1 माइनस B2। तो B अक्षीय बराबर आ जाएगा, वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो यह आ जाएगा
म्यू 0/4 पाई एम इंटू डी माइनस एल पूरे का वर्ग माइनस, फिर उसे ब्रैकेट में लिखेंगे म्यू 0/4 पाई एम इंटू डी प्लस एल पूरे का वर्ग। देखिए जो उभयनिष्ठ निकल रहा है दोनों में उसे क्या है निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा म्यू 0/4 पाई एम, है ना, सब ये क्या है दोनों में कॉमन है तो इसे निकालेंगे और तो बचेगा हमारे पास 1d माइनस एल पूरे का वर्ग माइनस 1/d प्लस एल पूरे का वर्ग। दोनों का क्या है लघुत्तम निकालेंगे तो ये आ जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू एम, लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी, नीचे का d माइनस एल पूरे का वर्ग और d प्लस एल पूरे का वर्ग, ये इधर गुणा हो जाएगा d प्लस एल पूरे का वर्ग माइनस d माइनस एल पूरे का वर्ग। अब इसे हल करेंगे तो आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू एम, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस माइनस का अंदर में गुणा करते जाते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए पहले ब्रैकेट लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 2dl, ठीक, नीचे का a माइनस बी a प्लस बी के सूत्र में है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखिए जो माइनस चिन्ह को अंदर में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये d है धन है वो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ये भी क्या होगा ऋण हो जाएगा, तो प्लस माइनस ने दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। तो म्यू 0/4 पाई इंटू एम, ये हो जाएगा हमारे पास 4dl अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा जब माइनस चिन्ह अंदर में ले जाएंगे और फिर क्या है घटाएंगे तो जो घटेगा उसे वह क्या है घट जाएगा और जो बचेगा उसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक। अब इसके आगे देखिए, आप सभी को एक फॉर्मूला याद होगा, हमने यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है m इज इक्वल टू ध्रुव प्राबल्य m इंटू 2l, ये क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक, इसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव नहीं। द्विध्रुव किस में था, द्विध्रुव था जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ रहे थे, अब हम लोग चुंबक पढ़ रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण m कहते हैं, ठीक, जिसका मान होता है प्रभावकारी लंबाई 2l गुणित ध्रुव प्राबल्य m। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई m इंटू 2l, तो हमारे पास बचेगा 2m d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये हो जाएगा बी अक्षीय स्थिति का मान जिसे हम लोग ज्ञात करना था, जिसका हम वैल्यू हमें निकालना था, ठीक। तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा होगी एनपी दिशा में, एनपी दिशा में। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब देखिए प्रयोग करते समय यदि हमारा द्विध्रुव चुंबक क्या है छोटा हो, यदि हमारा चुंबक क्या है छोटा हो, यहाँ पे लिख देते हैं, यही अक्षीय स्थिति का सूत्र है, पहले लिख देते हैं अक्षीय स्थिति का सूत्र है।
अब इसके बाद अगर इतना अक्षीय स्थिति पूछा है तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और फिर छोटी अक्षीय स्थिति है, यदि चुंबक छोटा है हमारे पास, है ना, तो क्या है, छोटे चुंबक के लिए क्या होता है, डी का मान क्या होता है, अधिक होता है, और एल का मान क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक, यदि चुंबक छोटा है, स्थिति लिखेंगे, यदि चुंबक छोटा है, यदि चुंबक छोटा है तो यदि चुंबक छोटा है तो इस स्थिति में क्या होता है, डी का मान अधिक होगा, अर्थात एल बड़ा है डी से। तो हम लोग क्या करते हैं, डी की तुलना में क्या है, डी की तुलना में एल को क्या है, नगण्य मान लेते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। शक्ति डी की तुलना में एल की क्या है, उपेक्षा की जा सकती है। तो समीकरण से क्या हो जाएगा, बी अक्षीय इज इक्वल टू म्यू 0/4 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो बी अक्षीय इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0/4 2m, ये d का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक d से ऊपर वाले के साथ ये क्या है, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, d का घात 3। तो यही क्या है, छोटे द्विध्रुव के लिए छोटे चुंबक के लिए क्या है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक, अब इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति को विद्यार्थी स्वयं से करेंगे, क्योंकि इसे हमने कई बार बनाए हैं। तो ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। मैं एक बार आपको हिंट्स बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ठीक, देखिए, निरक्षीय स्थिति को हमने कई बार किया है, इससे विद्यार्थी स्वयं करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसा होता है। सभी को मालूम है निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसमें बिंदु जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह क्या है, चुंबक के क्या है, लंब अर्धक पे होता है। चुंबक के क्या है, लंब अर्धक, ये क्या है, आधा है, इससे क्या कहते हैं, चुंबक के लंब अर्धक, लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधा, तो इसीलिए इसे लंब अर्धक कहते हैं। तो ज्ञात कर लेते हैं, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर होता है तो उसे चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है, और इसे क्या है, गाउस की टेनी स्थिति भी, टेन बी स्थिति भी कहते हैं। गाउस की टेनी स्थिति और गाउस की टेन बी स्थिति के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा ही होगा। ठीक, और ये प्रैक्टिकल में भी होता है। ठीक, तो मान लो, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ये तो सेम ही रहेगा सभी में। मान लो Na से एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा ध्रुव प्राबल्य M है। चुंबक के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब क्या है, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान क्या है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक, NP का मान √d² + L² है ना, ये मान
हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या होता है, दोनों मान क्या होता है, समान होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में हम लोग परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं 2b1 cos 2 थीटा बाई 2। ये क्या होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्यों ऐसे लेते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे पास NP = SP दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B1 और B2 दोनों क्या होते हैं, परिणाम में बराबर होते हैं। अतः इसलिए परिणाम दोनों का बराबर आता है। तो हम लोग को पता है अध्यारोपण के सिद्धांत से, है ना, ये फॉर्मूला आता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, प्रकाश वाले अध्याय में है यह परिणामी निकालने का। परिणामी a√a² + b² - 2ab cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला आता है, सॉरी cos थीटा आता है, ये फॉर्मूला आता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए परिणामी निकल जाएगा हमारे पास b = 2b1 cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करेंगे, NP का मान हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और ये cos थीटा का मान भी हम लोग निकालेंगे और दोनों को रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा b = μ0/4 पाई 2m/d² + L² × 1/√d² + L²। और इस प्रकार से हमें पता है कि ये क्या होता है, m × 2L ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट आउट करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास निरक्षीय स्थिति का मान आ जाएगा μ0/4 पाई m/d² + L² पूरे का घात पावर 3/2। तो यही क्या है, दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब इसमें भी क्या लेते हैं हम लोग, यदि हमारा चुंबक क्या है, छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, D का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, L का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस दोनों की हम लोग क्या है, तुलना में हम लोग L का मान को क्या है, नगण्य मान लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास D², तो D/ पूरे का पावर 3/2, तो स्क्वायर कट जाएगा, D का घात 3 आ जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार B निरक्षीय का मान आ जाएगा μ0/4 पाई m × d। अब देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर है। तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय में क्या होता है, यहाँ पे 2 रहता है, ये जस्ट डबल होता है। अक्षीय स्थिति में क्या होता, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दुगनी होती है ना। हम लोग तुलना करें B1/B2 निकालें, है ना। यहाँ पे देखिए तुलना करके बताया गया है कि अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में तुलना। यदि चुंबक छोटा हो तो उसके मध्य बिंदु से d दूरी पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई × 2m/d का त्रिघात तथा निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है B निरक्षीय = μ0/4 पाई × m/d का त्रिघात। तो दोनों को क्या है, तुलना करें तो आता है B अक्षीय = 2B निरक्षीय। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगभग दुगनी होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने पहले भी पढ़ा था, कई बार पढ़ा है, तो विद्यार्थी का ये रिवीजन हो गया। ठीक, अब इसमें दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, कई बार क्या है,
ये चूँकि प्रैक्टिकल में है ये, तो क्या होता है वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग एक बार इसमें दोनों में क्या है अंतर मेन उसे जान लेते हैं। तो ये तो सब आपको पता ही होगा। देखिए अक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसमें विचाराधीन बिंदु मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु बढ़ाए गए चुंबक के अक्ष पर होता है, जबकि इसमें क्या होता है वो लंबवर्धक पे होता है। ठीक, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में निरक्षीय स्थिति के तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगभग दुगनी होती है। ठीक, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है। और इस स्थिति में क्या है, चुंबकीय इस स्थिति में अक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगभग आधी होती है। ठीक, और तीसरी क्या है, इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, जबकि इसमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह अक्ष के समांतर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। तो इस प्रकार से हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में जाना। और गाउस की 10A स्थिति, गाउस की 10B स्थिति, इसे आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा। देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे क्या है इसका सभी का नोटेशन बनाते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।